Jai Mata Di. Today's video is all about important chapter, that is chapter 19 excretory product and their elimination from class 11th। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। देखो, आपने 2 वीडियो पिछली वाली नहीं देखी, प्लीज़ उनको देखिए अगर आपको रिवीज़न करना है। बहुत शॉर्ट में रिवीज़न कराया गया है। स्टार्ट करते हैं भाई। जो एनिमल्स होते हैं ना, वो इकट्ठा करते हैं अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर पानी को भी, और कुछ आयंस जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम और आपके सल्फेट्स हो गए, ठीक है। और ये इकट्ठा कैसे करेंगे? किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू, या फिर अगर उन्होंने ज़्यादा ही खा लिया है तब भी ये इकट्ठा कर सकते हैं। तो इन सब्सटेंस जो कि ये इकट्ठा हुए हैं, या तो हमें इन्हें टोटली रिमूव अपनी बॉडी से करना होता है या फिर थोड़ा सा। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी से इन वेस्टेज को रिमूव करते हैं, ठीक है जी। जैसे कुछ कॉमन नाइट्रोजनस वेस्टेज को किस तरीके से रिमूव करते हैं, जैसे आपका अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये कॉमन हमारी फॉर्म होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के। अब अमोनिया अगर हम देखें तो वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी उसके एलिमिनेशन के लिए। जबकि अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो वो सबसे कम टॉक्सिक, जहरीला है, इसलिए उसको सबसे कम पानी की ज़रूरत होगी रिमूव होने के लिए। अब जो ये प्रोसेस होता है एक्सक्रेटिंग का, मतलब बाहर निकालने का अमोनिया को, उस प्रोसेस को हम एमोनोटैलिज्म बोलते हैं। जैसे कि हमारी कुछ बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन और एक्वाटिक हमारे इंसेक्ट्स अमाइनोटॉलिक होती हैं नेचर में, मतलब वो अमोनिया को रिलीज़ करते हैं। अमोनिया रियली मतलब सोल्यूबल होता है, घुल सकता है पानी के अंदर ईज़िली, इसलिए उसको कैसे निकाल सकते हैं? तो गिल सरफेस, बॉडी सरफेस के थ्रू। अब किडनी कोई प्ले रोल नहीं करती अमोनिया को निकालने में। जो हमारे टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, मतलब जो लैंड पे रहने शुरू हो गए, उनकी एडेप्टेशन ये थी कि जिससे कम पानी लॉस हो तो लेस टॉक्सिक उन्हें नाइट्रोजनस वेस्ट बनाना चाहिए। तो जैसे मैमल्स हुए, कुछ हमारे एम्फीबियंस हुए या फिर मराइन फिशेज़ हुई, इन्होंने एक्सक्रेट किसको किया? बाहर किसे निकाला? यूरिया को। इसलिए इनको हमने क्या कहा? यूरियोटॉलिक एनिमल्स बोला। अब हमारे पास अमोनिया जो होता है, इसको वैसे तो पहले अमोनिया ही बनता है इनकी बॉडी में भी, फिर हम क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर, ठीक है, इनके लीवर के अंदर। अब क्या होगा? फिर उसको रिलीज़ करेंगे खून के अंदर, फिर वो फिल्ट्रेट होगा एंड बाहर निकलेगा हमारी किडनी के थ्रू। अब क्या होता है कि कुछ यूरिया हमारी बॉडी, मतलब किडनी में ही रह जाता है, जिससे कि ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे। अब हमारे जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, लैंड स्नेल्स होती हैं और इंसेक्ट कुछ होते हैं, वो हमारी नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड की फॉर्म में करते हैं, क्योंकि पेस्ट की फॉर्म में होता है, जिससे कि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो सके, इसलिए हम इनको यूरिकोटॉलिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या है भाई? सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है कि मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं है कि मैं संभाल सकूं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एनिमल किंगडम में अलग अलग वैरायटी के एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर थी, मतलब अलग अलग एनिमल्स के पास। जैसा कि हमारे इन्वर्बेटास के अंदर एक ट्यूबुलर फॉर्म होती है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, जबकि वर्बेटास के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है इन ट्यूब का, जिसको हम किडनी बोलते हैं। अब जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करें, फ्लेम सेल्स जिनको तुम कहते हो, तो ये फ्लेम सेल्स एक्सक्रेटरी का फंक्शन कहाँ पे प्ले रोल करते हैं? प्लेटी हेलमेंट्स में, फ्लैटवॉर्म्स में, रोटिफर्स में, कुछ एनेलिडा में और या फिर सेप्लोकोरोडेटा में। अब जो हमारे नेफ्रिडिया हैं, ये हमारे एनेलिडा या फिर अर्थवॉर्म में कर सकते हैं। इनका फंक्शन ना ये भी होता है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट को तो निकाले और आयनिक बैलेंस, ऑस्मोलैरिटी को भी बैलेंस करके रखे। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हमें देखने को मिलती हैं इंसेक्ट्स के अंदर, लाइक कॉकरोच के अंदर। अब हमारे पास क्या होता है? एडनल ग्लैंड, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, ये हमारे क्रस्टेशियन लाइक पार्वन्स के अंदर देखने को मिलती है। अब हमारा ह्यूमन का, जो कि हमें ह्यूमन की एनाटॉमी पढ़नी है, तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो वो क्या होगा कि ह्यूमन्स के अंदर क्या होता है? हमारे पास एक किडनी के पेयर होता है, ऐसी एक पेयर होता है यूरेटर, मतलब एक पाइप जैसे ये यूरेटर होते हैं।
यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पे इकट्ठा होता है आपका वेस्ट, एंड एक यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू आउट होता है। अब हमारी जो किडनी है वो रेड कलर के मतलब रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप की, जैसे आपका राजमा होता है उस शेप की। एंड हमारे पास ये हमारी लास्ट थोरेक्सिक और थर्ड नंबर के बीच में होती है। अब इसका अगर हम साइज़ की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर ये लेंथ में होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। इसका वेट होता है 120 to 170 ग्राम। अब क्या होता है, सबसे पहले हम इसके अगर सेंटर की नोच में जाए तो सबसे पहले हमारे पास एक हीलियम आएगा। हीलियम के थ्रू ही ये जो पाइप था यूरेटर ब्लड वेसल एंट्री मारती हैं। जैसे हम हीलियम के थोड़े अंदर गए तो एक हमारे पास स्पेस होता है जिसको हम रेनल पेल्विक्स बोलते हैं। अब ये रेनल पेल्विक्स छोटे छोटे प्रोजेक्शंस बनाएगा जिनको हम कैलिक्स बोलेंगे। अब क्या होता है कि आउटर पार्ट हमारी जो किडनी का होता है वो टफ होता है और इनसाइड 2 जोन होते हैं जिसको तुम बोल सकते हो मेडुला एंड कॉर्टेक्स। मेडुला बीच का पार्ट होगा। अब मेडुला अपने आप को डिवाइड करके रखता है कुछ मासेस में जिसको हमने पिरामिड कैलेक्स बोल रखा था। अब कॉर्टेक्स, वो कॉर्टेक्स जो किसके बीच में होता है आपके, एक सेकेंड, अब कॉर्टेक्स जो बीच में होता है मेडुलरी पिरामिड के, उनको हम कॉलम ऑफ बार्टनी बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ कि जो किडनी होती है ना हमारी, हर एक किडनी में 1 मिलियन हमारे कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, जिसको एक फंक्शनल यूनिट बोलते हैं किडनी की, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के भी 2 पार्ट होंगे, एक ग्लूमुलस कैपिलरी वाला पार्ट, एक रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट। अब ग्लूमुलस के अंदर तो पूरी कैपिलरीज हैं जिसमें हमारी एफरेंट आर्टियोल आ रही है, पतली सी ब्रांच हमारी रीनल आर्टरी की, और खून वापस किससे जाता है ग्लूमुलस से, इफरेंट आर्टियोल के थ्रू, जो वापस खून ले जाती है फिल्ट्रेट करा के। अब क्या हुआ कि जो रीनल ट्यूब्यूल थी वो बिगन होती है एक कप शेप स्ट्रक्चर जिसको हम बोवन कैप्सूल बोलते हैं। बोवन कैप्सूल के अंदर ग्लूमुलस प्रेजेंट होती हैं। ग्लूमुलस बोवन कैप्सूल के साथ मिलकर मेल्फिजियन बॉडी या फिर रिनेल कैप्सूल कहलाता है। अब हमारे पास ट्यूब्यूल वाला पार्ट शुरू हुआ, इसको हम PCT, DCT, हैनले लूप, ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है। PCT प्रोमक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद एक हेयरपिन शेप हमारी हैनले लूप होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है डिसेंडिंग, मतलब डिसेंडिंग असेंडिंग होने के बाद हैनले लूप का हमारे पास लास्ट पार्ट होता है DCT, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर बहुत सारी DCT क्या होती हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन की DCT एक स्ट्रेट ट्यूब में खुलती हैं जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अब हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मेल्फिजियन कॉर्पुलस है, PCT, DCT है, इनको हम कॉर्टिकल रीजन में बोलते हैं किडनी के, और जो हैंडे लूप है, लूप ऑफ हैंडे, वो मेडुला के रीजन में होती है। अब मेजॉरिटी में क्या होता है कि जो लूप ऑफ हैंडले है वो बहुत छोटी होती है, 80% नियरली, तो वो सिर्फ थोड़ा सा ही मेडुला का पार्ट में जा पाती है, इसलिए उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे। लेकिन कुछ केसेस में लूप ऑफ हैंडले ज़्यादा अंदर तक जाएगी मेडुला के, इस वजह से हम उसको जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलेंगे। अब क्या होता है कि इफरेंट वापस लेके आ जाता है खून को। अब ये जो इफरेंट आर्टियोल था, अगर वो हमारे पास एक पतली सी ब्रांच बना के रखे, रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ घूम के रहे, तो वो एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना देता है, और एक पतली सी मिनट वेसल जो हमारे इस ट्यूब की है, जो हैंडले लूप के चारों तरफ चलती है, उसको हम वासा रेक्टिया बोलते हैं। और ये जो वासा रेक्टिया है ये मेडुलरी रीजन में होती है, ना कि ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है किस तरीके से यूरिन हमारा बनता है। तो इसके 3 स्टेप होते हैं मेनली। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर रीएब्जॉर्प्शन एंड देन फिर सिक्रेशन। ये हमारे 3 चीज़ हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम ग्लूमरस फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जहाँ पर हमारा 1100 से 1200 के बीच में जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट होता है हर एक किडनी के द्वारा पर मिनट, ठीक है। 1/5 इस ब्लड का जो पार्ट है ये हमारा क्या होगा, हर वेंट्रिकल मतलब पहुँचा रहा है, ठीक है, हमारे
मतलब हार्ट जो है वो 1/5 पार्ट इसका दे रहा है, ठीक है। अब ग्लूमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू इसका फिल्ट्रेशन कराएंगे ब्लड का। तो 3 हमारे पास लेयर्स होती हैं। एक हमारी क्या होती है, एपिथेलियम हो गया, एंडोथेलियम हो गया एंड बेसमेंट हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारी एपिथेलियम पे कुछ क्या होती हैं, पतले पतले से छेद होते हैं, पोर्स जिसे आप कह रहे हो, जिसको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं, जिससे कि ये खून को इतना फाइनली फिल्ट्रेट कर सके, सिर्फ प्रोटीन को छोड़ के पूरा का पूरा प्लाज्मा हमारा आराम से फिल्ट्रेट होकर नीचे जाता है। और जैसे ये फिल्ट्रेट हुआ तो ये सॉल्यूशन को हम बोल देंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि भाई देख, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसी हुई, अब देखो आ रहा था 1100 से 1200 के बीच में। फिल्ट्रेट होने के बाद GFR रेट कितना होगा, 125 मिलीलीटर पर मिनट, या फिर हम बोलेंगे 180 लीटर पर डे, ठीक है। अब ये किडनी एक और मैकेनिज्म करेगी, मतलब हम 180 लीटर नहीं पर डे करते, हमारे पास अब रीएब्जॉर्प्शन का फंक्शन होगा, जो कि हमारे पास किसके थ्रू होगा ये फंक्शन, जग्गा जो होता है, मतलब JGA, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है जिससे हमारा फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन रह सके। लेकिन ये जग्गा होता कहाँ है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के रीजन के पास ये जग्गा होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि जैसे ही हमारे GFR में, मतलब जो हमारा फिल्ट्रेट रेट था वो लो हुआ, तो जग्गा सेल्स को रिलीज़ करना पड़ेगा रेनिन, जिससे कि हमारा जो फ्लो है, मतलब ये रेट मतलब बढ़ सके, ब्लड फ्लो बढ़ सके और रेट हमारा दोबारा से बढ़ सके। अब बेसिकली हुआ क्या, अब ये इतना ज़्यादा हम नहीं बाहर फेंकते, हम सिर्फ फेंकते हैं पर डे 1.5 लीटर या फिर 1.8 लीटर, मतलब अभी इसको रीएब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होगी और डिफरेंट ट्यूब्यूल रीजन्स में जाके क्या होगा, ये रीएब्जॉर्ब्ड होगा, ठीक है जी। जैसे कि मैक्सिमम जो पार्ट होता है हमारे, वो PCT के अंदर ही रीएब्जॉर्प्शन वहाँ पे हो जाता है। आप कह भी सकते हो कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब रीएब्जॉर्ब्ड होता है, और जो ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये हमारे एक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड होंगे। और पानी का तो इनिशियल जो PCT है उसी रीजन में क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और पार्ट्स में भी होगा। अब यूरिन की फॉर्मेशन जैसी हुई, फिर उसका सिक्रेशन होगा, ठीक है, मतलब यूरिन की फॉर्मेशन के वक्त सिक्रेशन लास्ट स्टेप था, तो सिक्रेशन में H+, K+ एंड अमोनिया फिल्ट्रेट में हम सिक्रेट करते हैं, जिससे थोड़ी सी एसिडिसिटी बनी रहे और H आयंस का बैलेंस रहे, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास कि फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स, अलग अलग ट्यूब्यूल्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसे PCT है तो 70 से 80% तो PCT ही क्या कर लेती है, रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है। क्यों भाई, क्योंकि PCT बनी हुई होती है सिंपल क्यूबिडियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, जिससे कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो और वो रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अब हेनले लूप भी रीएब्जॉर्प्शन करती है, पर बहुत कम रीएब्जॉर्प्शन हेनले लूप में होता है। बेसिकली होता क्या है कि जो डिसेंडिंग फिल्म था हेनले लूप का, वो पानी के लिए परमेबल होता है बट इम्परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। सेम कंडीशन में उल्टा हो जाएगा कि असेंडिंग लिम्स जो होगा वो इम्परमेबल होगा पानी के लिए और परमेबल होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे कि हमारा जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड हो सके और आयनिक बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, DCT में हम कहें तो पानी का अमाउंट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। ऐसे ही नहीं हम एब्जॉर्ब कर रहे, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है पानी का और वाटर का, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट तो PCT ले गया था। अब हमारा कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कलेक्टिंग डक्ट में रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिससे और ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन हमारा बन सके। एंड बैलेंसिंग के लिए ऑस्मोलरिटी और आयनिक हम H+ और K+ का सिक्रेशन भी करते हैं। अब क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ कंसनट्रेट ऑफ द फिल्ट्रेट, किस तरीके से हम फिल्ट्रेट को कंसनट्रेटेड करते हैं। तो हमें कंसनट्रेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है,
एक काउंटर करंट फ्लो अप होता है किसके बीच में, हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच में। जिस वक्त हमारी जो हेनले लूप होगी डिसेंडिंग वाली वो वाटर के लिए परमेबल होगी, तो उस वक्त हमारा वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट परमेबल होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और इससे अपोजिट जस्ट हमारे असेंडिंग पार्ट्स करने वाले हैं हेनले लूप एंड हमारे वासा रेक्टा के, जिससे कि कंसंट्रेशन बना रहे और ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। ये ऐसा कैसे होगा भाई? ये मेनली ग्रेडियंट बनता है NaCl और यूरिया के थ्रू। जैसे कि हमारा NaCl सबसे पहले हमारे असेंडिंग लूप क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा हेनले लूप। फिर असेंडिंग में जैसे ही मतलब NaCl को पकड़ा असेंडिंग लूप ने, तो ये एक्सचेंज होगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब NaCl ये जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इसको कराना कहाँ होगा हमें, ठीक है, आपके असेंडिंग जो हमारा पोर्शन है वासा रेक्टा तक गया एंड देन इसका पार्ट अब यूरिया की बारी आएगी। यूरिया डायरेक्टली हमारा ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू होगा इंटरमीडियम में, हमारे मतलब जो मीडियम पार्ट होता है ना मेडुला, वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको याद रखना है कि एक काउंटर करंट फ्लो अप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिससे की वजह से मैक्सिमम आप कह सकते हो कि इस ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है कि 4 टाइम ज़्यादा हम कंसंट्रेट कर पाते हैं अपने यूरिन को। ठीक है, देखो लाइन भी लिखी हुई है ये वाली, ये इम्पोर्टेंट है लाइन कि 4 टाइम ज़्यादा हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। अब क्या हुआ कि रेगुलेशन ऑफ किडनी का फंक्शन सेम, ये हार्मोनल और भाई हाइपोथैलेमस जग्गा इन सबसे ये हम क्या करते हैं रेगुलेशन कराते हैं किडनी के फंक्शंस का। जैसे एक ADH हार्मोन होता है वैसोप्रीन, ये न्यूरोहाइपोसिस यानी कि हाइपोथैलेमस से रिलीज आउट होता है। तो क्या होगा कि जो ये ADH है ना, ये पानी को मतलब रीएब्जॉर्प्शन कराता है, जिससे कि डायूरेसिस जब होती है मतलब पानी ज़्यादा निकल रहा है बॉडी से, तो डायूरेसिस को प्रिवेंट कराने के लिए ये हार्मोन निकलता है। तो इसमें क्या होगा कि हमारी किडनी रीएब्जॉर्प्शन ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, इसी के फंक्शन को कराने के लिए जग्गा रेनिन रिलीज़ करता है। जैसे ही रेनिन रिलीज़ होगा तो एक एंजियोटेंसिन नाम का प्रोटीन होता है, वो एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिवेट करेगा, फिर एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करेगा, जिससे कि ये बहुत पावरफुल वासो कॉन्ट्रैक्टर होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ा तो आपकी एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करेगी एल्डोस्टेरोन, एंड एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होने की वजह से सोडियम एंड वाटर डिस्टिल पार्ट से कंडीशनर एब्जॉर्प्शन की बात चल रही है, वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म यहाँ पे चल रहा, ठीक है, रास चल रही है यहाँ पे। अब लेकिन हमारे पास एक होता है कि प्रेशर को कम करने के लिए ANF रिलीज़ किया जाता है हार्ट के थ्रू, जिससे कि वासोडाइलेटर हो सके, ब्लड वेसल्स फैल सके, और भाई ये काम करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के चेक कराने पर। ठीक है, अब मैच्योरेशन मतलब एक वॉलेंट्री, भाई आपका मतलब पूरा ब्रेन ही काम कर रहा है, ब्रेन एक वॉलेंट्री सिग्नल देता है कि भाई आपका ना जो वो यूरेथ्रा था वो पूरा भर चुका, अब आपको बाहर जाना पड़ेगा और उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, एक सिग्नल जाता है, स्ट्रेचिंग होती है आपकी यूरेथ्रा की, और रिलैक्सेशन होता है आपकी, रिलैक्सेशंस होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई आपका जो स्पिंचर होता है उसका रिलैक्सेशन होता है। स्पिंचर वहाँ पे लगा होता है बांध, जिससे फिर जब वो रिलैक्सेशन होगा तभी तो बाहर निकलेगा। तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लीटर यूरिन हम पर डे निकालते हैं, या फिर आप कह सकते हो 25 to 30 ग्राम यूरिया रिलीज होता है पर डे में, यूरिन और यूरिया। ठीक है, समझ गए हो। अब अगर किसी की मतलब जब वो यूरिन के अंदर पाया गया अगर ग्लूकोज, तो उसको हम ग्लाइकोयूरेसिया बोलते हैं, कीटोन बॉडी पाई जा रही तो कीटोनो यूरिया बोल रहे हैं। तो डायबिटीज़ मेलिटाइटिस का आइडेंटिकेटिव हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ है। अब रोल ऑफ अदर ऑर्गन एक्सक्रिएशन में, जैसे हमारे लंग्स भी 18 लीटर पर डे फेंकते हैं CO2 को, इसी तरीके से लीवर भी फंक्शन करता है। इसी तरीके से आपका जो स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं
ये भी NaCl कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया लैक्टिक एसिड्स को बाहर निकालने में मदद करती हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आया कि डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कि भाई अगर आपका फंक्शन नहीं कर रही किडनी तो आपको क्या हो गया, यूरीमिया हो गया। अगर ब्लड के अंदर यूरिया आना शुरू हो गया तो यूरीमिया हो गया। इसकी कंडीशन पे पेशेंट को क्या करना पड़ता है, हीमोडायलिसिस करानी पड़ती है। ठीक है जी। हीमोडायलिसिस क्या होती है, बहुत कॉमन हो गई है ना। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली हम एक आर्टरी के थ्रू है ना बाहर निकालेंगे किसको, आपका ब्लड को। फिर उसमें एक एंटीकोगुलेंट डालते हैं हिपैरिन जैसी डाली, फिर एक सॉल्यूशन में इसको डाला जाएगा। उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, जिससे कि कंसंट्रेशन के बेस पे यहाँ पे एक ग्रेडियंट बनाया जाता है कंसंट्रेशन का। फिर उस ब्लड को प्योर को वेन के थ्रू वापस डाला जाएगा एडिंग करके एंटी हिपैरिन। और ये मेथड बहुत ज़्यादा यूरीमिक पेशेंट्स को किया जाता है। लेकिन अगर किडनी ही फेल हो गई आपका तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ता है, जो कि डोनर क्लोजली रिलेटिव होता है उसको ही। बट अगर हमने ऐसे ही कर लिया तो इम्यूनो सिस्टम हमारा जो होता है वो ख़तरनाक बना सकता है और रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। रीनल कैल्कुली क्या होता है, जिसको तुम कहते हो पथरी हो गई, स्टोन हो गया, है ना। तो स्टोन ऑक्सलेट्स आयंस होते हैं जो कि इंसोल्यूबल और आपकी किडनी में ना जमा हो जाना शुरू हो जाते हैं। ग्लाइकोरुरोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस का मतलब हो गया कि इन्फ्लामेशन होना आपकी ग्लोमरी की किडनी की, उसको हम कहते हैं सूजना, है ना। अब क्या हुआ, थैंक यू भाई। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो शेयर कीजिए जिसको इस हेल्प की थोड़ी सी भी ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच।